रोजगार के लिए तो मैं उनको 0 नंबर दूंगा। 0 नंबर। बिल्कुल। महंगाई की मार जो थी उसके लिए क्या नंबर देंगे? महंगाई के लिए मैं बस 1 नंबर। 1 नंबर। महंगाई जो कंट्रोल हुई है 1%। 1% ही कम हुआ, कहाँ कंट्रोल किया उन्होंने महंगाई। अपराध के लिए? अपराध के लिए मैं बस इनको 2 नंबर दूंगा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अपराध भी इन्होंने कोई कंट्रोल नहीं किया। और महंगाई, हम जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मुझे याद है कि मैं इसी पेट्रोल भरवाता था 60-62 रुपए में। आज वही पेट्रोल मैं भरवा रहा हूँ 100 रुपए में। ये महंगाई है। आटे का रेट, तेल का रेट, मैं खुद सब्जी भाजी लेने जा रहा हूँ घर में, मुझे नहीं पता कि महंगाई किस स्तर पे है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और खास तौर पे जो इंडस्ट्री बिजनेसमैन लोग थे, जो काम करते थे, आज वो कितना परेशान है। आज मैं यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं निवास करता हूँ, यहाँ के बुनकर सबसे ज्यादा परेशान है, जो आए दिन फ्लाइट होकर सूरत बेंगलोर काम करने जा रहे हैं। ये महंगाई नहीं है, ये बेरोजगारी नहीं है, उनके बारे में कौन सोचेगा। काशी के विकास के लिए क्या रिपोर्ट कार्ड में उनको नंबर देंगे? 0। विकास नहीं हुआ काशी में? काशी में क्या विकास हुआ है? कुछ विकास। मुन्ना बजरंगी को आपने, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आपने बताया कि ये माफिया हैं, लेकिन क्या आप ब्रिजेश सिंह को भूल गए थे? क्या आप दिनेश सिंह को भूल गए थे? आपके पास जिसको हम कहते हैं एस मार्का, मतलब ठाकुर बाबू साहबों की तादाद अनगिनत है, क्या वो कंट्रोल में है और मुंह तोड़ जवाब दे सके? मैं अब भी कहूंगा, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, आप उसका जवाब नहीं दे पाए। इलाहाबाद के बहुत सारे कोचिंग है, प्रयागराज में आप चले जाइए, लखनऊ, बच्चे यूपीएससी की, पीसीएस की तैयारी करते रह रहे हैं, बीएड करके, बीटीसी करके, शिक्षक के लिए वो एंट्रेंस देने के लिए तैयार है, लेकिन आज नौकरी निकालते हैं, फिर पर्चा लीक हो जाता है, फिर वो समाप्त हो जाता है। आज बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितने बच्चे जॉब पाए हैं? पुलिस ने इन्होंने निकाला, दरोगा की भर्ती निकाली, वो भी विफल हो गई। लेखपाल की निकालना है, वो भी विफल हो जा रही। बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद तैयब साहब, वार्ड नंबर 98 पार्षद हैं और आप वकील भी हैं। और बात करेंगे कि जिस तरह से 2014 से जो सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद से ही जगह जगह बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी और नारा लगा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार का तीसरा काल है, जिसमें जगह जगह पे होर्डिंग ये भी लगी कि बहुत हुआ महिलाओं के साथ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो सवाल यही दो है कि क्या महंगाई और क्या 11 सालों में कम हुई है, और क्या रोजगार जो वादा था कई करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, क्या उसपे जो केंद्र सरकार है उससे पूरी तरह खरी उतरी है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, इस पर बात करेंगे। और ये तैयब साहब बताएंगे कि वो मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं, कि जिस तरह से महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार का नारा था। अस्सलाम वालेकुम। सरकार इलेक्शन लड़ी 2014 में बहुत सारे वादों के साथ, सबका साथ सबका विकास के नाम पर। अब की बार मोदी सरकार बेरोजगारी का होगा अंत, प्रत्येक वर्ग को करोड़ नौकरियां देंगे। वादे थे, वादों को पूर्ण रूप से नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उनका दूसरा कार्यकाल में भी बहुमत मिला, लेकिन तीसरे कार्यकाल में उनको बैसाखी मिली, कि जिससे उनकी बैसाखी की सरकार बनी, एनडीए की। तो इससे ये पता चलता है कि उनका जो ग्राफ है वो हमारे देश भारत में गिर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके जो वादे हैं वो खरे नहीं हो पाए। जितनी उन्होंने नौकरियां कहीं, वो नहीं मिला। आज करप्शन हाई लेवल पे है। आपको भी पता है कि चाहे आप हत्या, मर्डर, रेप देख ले, आम हो गया। महिलाओं के साथ अपराध आम हो गया है। थाने पुलिस में लोग पैरवी करते हैं, कार्य नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार हो गया, बिना पैसे का काम नहीं हो रहा है, कोई विभाग हो। तो इससे क्या लगता है कि सरकार जो चीज करना चाहिए वो कर नहीं पाई है। और मुझे लगता है कि सिर्फ सरकार रियली मत आए, मैं देखिए किसी पार्टी के वक्ता की तरह नहीं बोलूंगा। हाँ, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम की है, सड़क बनाई, जहाँ पे पार्क बनाना चाहिए पार्क में, लेकिन हाँ, उसके ऐसे वो टैक्स की डिमांड की है जिससे एक आम जनता उसका भुगतान न कर पाए। इस तरह से कहा जा रहा था कि बैसाखी वाली सरकार दूसरी बार जो आई थी, लेकिन इसके बाद भी ना अपराध पे कंट्रोल हो पाया और न ही जो अल्पसंख्यकों के साथ जो चीजें हो रही है, जगह जगह पे लिंचिंग और तमाम तरह के अपराध जो हो रहे हैं, उस पर भी कोई किसी तरह का रुकाव नहीं आया। वही तो सरकार का फेलियर है कि जब आप अल्पसंख्यक को आप भरोसा नहीं दिला सकते हैं, जहां पर अल्पसंख्यक को
गाय काटने के नाम पे, भैंस काटने के नाम पे मारा जाता है, उनकी हत्या की जाती है उनका, और इस तरह मारा जाता है कि जिससे लगता है कि कई ऐसे लोग हैं जिनका इसमें हत्या हो चुकी है और उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होता। ऐसे लोगों पे सरकार को मॉब लिंचिंग की एक एक्ट बनाना चाहिए सदन से साफ-साफ। वो किसी समुदाय के प्रति नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति भीड़ लगाकर ग्रुप में किसी भी व्यक्ति को जान से ना मार सके। अगर आपको दिक्कत है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें ना, पुलिस जांच करेगी उसकी। आप तो कानून को हाथ में लेने वाले नहीं है ना। इसीलिए चाहे वो अल्पसंख्यक हुए, चाहे वो समाज के निचले दबे लोग हुए, चाहे वो दलित हुए, चाहे आदिवासी हुए, इस सरकार में वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। इस सरकार उनके साथ प्रताड़ित कर रही है और सरकार को ये दिख नहीं रहा है और मुझे लगता है कि इस बार 27 में सरकार फेल होगी उत्तर प्रदेश में। इस तरह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देते रहे हैं योगी जी वगैरह, अपराधी थर-थर काँपते हैं। देखिए, मेरा कहना है कि अपराधी कोई नहीं काँपता। आप अगर अपराधी को समाप्त करने की चाहत रखते हैं, तो एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं करते हैं। मुन्ना बजरंगी को आपने, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद आपने बताया कि ये माफिया हैं, लेकिन क्या आप ब्रिजेश सिंह को भूल गए थे? क्या आप दिनेश सिंह को भूल गए थे? आपके पास जिसको हम कहते हैं एस मार्का, मतलब ठाकुर बाबू साहबों की तो तादाद अनगिनत है। क्या वो कंट्रोल में है? क्या वो भूल गए? ब्रिजभूषण सिंह को आप भूल जाएंगे? उनका एमपी का टिकट इसीलिए कटा था, उनके बेटे को मिला था। तो ऐसे माफियाओं को अगर कंट्रोल में रखें, मेरा मेरा रहना है कि यूपी में थोड़ा सुचारू रूप से कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सही रहे। लेकिन आप सिर्फ एक पक्षी कार्रवाई करके एक कम्युनिटी के ऊपर ये दिखाना चाहते हैं कि हमने कंट्रोल में रखा है, तो मैं नहीं मानता हूँ इसको कंट्रोल में। आप कंट्रोल है उन जो गरीब मजलूम से पूछिए जो थानों की दर-दर ठोकरें खाते हैं, एक एफआईआर करवाने के लिए, एप्लीकेशन नया पाने के लिए आज कोर्टों में क्यों भीड़ लगी हुई है, लोग आते हैं। अगर उनके साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता तो आज अपराध नहीं बढ़ता, आज कोर्ट में भीड़ नहीं होती। ऐसे में जिस तरह से कहा जा रहा था कि जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश सुरक्षित हाथों में। उसके बाद भी एक पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद भी पुलवामा में अटैक हुए। तो तमाम तरह के जो अटैक है, वो 2 बड़े केस हुए देश के अंदर। लेकिन फिर भी आज भी जो सीज़फायर जैसी नौबत आ जाती है। देखिए, लीडर होना चाहिए तो मेरा मानना है कि जिसको बेबाकी से जवाब दे सके और मुंह तोड़ जवाब दे सके। मैं अब भी कहूंगा, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से कि पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, आप उसका जवाब नहीं दे पाए। कम से कम मेरा मानना है कि जो हमसे पीओके लिया गया तो वो पीओके छीन लेना चाहिए और ऐसा ताबड़तोड़ अटैक करना चाहिए कि उनको पता चलना चाहिए कि ये भारत की तरफ आग भी उठा कर ना देख पाए, क्योंकि आतंकवाद का एक ही जवाब है। आतंकवाद का जवाब हमारी भारतीय जवान, हमारे जो जवान है भारत के, वो उनको फ्री हैंड कर दिया जाए, वो उनको सबक सिखा देंगे। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं और जगह-जगह पे सिंदूर पहुँचाने की बात करते हैं। ये एक पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स एक वो बनाए हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सिंदूर जिनका उजला उन बहनों का जो पहलगाम जैसी घटना घटित हुई, तो मेरा मानना है कि सिंदूर की जगह आप उन आतंकवादियों का सर ले जाइए, मैं मानूं। जो लोग वहां पर एक धर्म का नाम पूछकर उनकी पैंटें खोलकर मारे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनको नस्तोनाबूद करिए ना। मैं मानूं आप किसी के कहने पे युद्ध रोक देते हैं, आपको रोकना ही नहीं चाहिए ना। देश जो है डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, नई-नई तकनीक ला रहे हैं, देश के अंदर नई-नई तकनीकें आ रही हैं। क्या इससे रोजगार बढ़ रहा है युवाओं के लिए? रोजगार नहीं बढ़ रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि सरकार का रोजगार के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशीलता नहीं है, क्योंकि सरकार ने कोई योजना के तहत कार्य ही नहीं किया है। अपनी एजुकेशन पॉलिसी चेंज की, लेकिन अपने एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करने के बाद रोजगार को कोई अवसर प्रदान ही नहीं की, ना प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर का तो आज वैकेंसी ही नहीं निकलती। बेचारे आज चले जाइए आप, बनारस के बहुत सारे कोचिंग है, इलाहाबाद के बहुत सारे कोचिंग है, प्रयागराज में आप चले जाइए, लखनऊ, बच्चे यूपीएससी की, पीसीएस की तैयारी करते रह रहे हैं, बीएड करके, बीटीसी करके, शिक्षक के लिए वो एंट्रेंस देने के लिए तैयार है, लेकिन आज नौकरी निकालते हैं, फिर पर्चा लीक हो जाता है, फिर वो समाप्त हो जाता है। आज बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितने बच्चे जॉब पाए हैं? कोई पुलिस ने इन्होंने निकाला, दरोगा की भर्ती निकाली, वो भी विफल हो गई। लेखपाल की निकालना है, वो भी विफल हो जा रही। कोई भर्ती में सक्सेस हुए हैं? नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है युवाओं को रोजगार देने की। इनकी मंशा है युवा बेरोजगार रहें और ऐसी समाज में मैसेज पहुंचाया जाए जिससे कि उत्तेजना फैले। जब युवाओं के पास रोजगार रहेगा, युवाएं अपने रोजगार कामों में व्यस्त रहेंगे, तो जो ये मैनिपुलेटिंग चलती है,
हेड स्पीचेस और गलत गलत किसी कम्युनिटी के बारे में बोलना, वो नहीं बोला जाएगा। ऐसे में रिपोर्ट कार्ड जो है, प्रधानमंत्री की रिपोर्ट कार्ड में आप कितना नंबर देंगे रोजगार के लिए? रोजगार के लिए तो मैं उनको 0 नंबर दूंगा। 0 नंबर। बिल्कुल। महंगाई की मार जो थी उसके लिए क्या नंबर देंगे? महंगाई के लिए मैं बस 1 नंबर। महंगाई जो कंट्रोल हुई है 1%। 1% ही कंट्रोल, कहाँ कंट्रोल किया उन्होंने महंगाई। अपराध के लिए? अपराध के लिए मैं बस इनको 2 नंबर दूंगा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अपराध भी इन्होंने कोई कंट्रोल नहीं किया। और महंगाई, हम जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मुझे याद है कि मैं इसी पेट्रोल भरवाता था 60-62 रुपए में, आज वही पेट्रोल मैं भरवा रहा हूँ 100 रुपए में। ये महंगाई है। आटे का रेट, तेल का रेट, मैं खुद सब्जी भाजी लेने जा रहा हूँ घर में, मुझे नहीं पता कि महंगाई किस स्तर पे है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और खास तौर पे जो इंडस्ट्री बिजनेसमैन लोग थे, जो काम करते थे, आज वो कितना परेशान है। आज मैं यहाँ की बात करता हूँ, जहाँ पे मैं निवास करता हूँ, यहाँ के बुनकर सबसे ज्यादा परेशान है, जो आए दिन फ्लाइट होकर सूरत बेंगलोर काम करने जा रहे हैं। ये महंगाई नहीं है, ये बेरोजगारी नहीं है, उनके बारे में कौन सोचेगा। काशी के विकास के लिए क्या रिपोर्ट कार्ड में उनको नंबर देंगे? 0। विकास नहीं हुआ काशी में? काशी में क्या विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ। गंगा के नाम पे, सफाई के नाम पे इतना पैसा गबन हो गया। आपको पता है, सिर्फ एक कहावत होती है ना कि इंसान को सिर्फ ऊपर से आप रंग पेंट लगा देने से वो खूबसूरत नहीं हो जाता है, जब तक उसका पिलर मजबूत ना हो। पिलर कोई मजबूत नहीं इन्होंने किया है। इस तरह से कहा जा रहा है कि बनारस में जो बदाली बुनकरों की, क्या बनारस में वाकई में गुजराती कब्जा हो चुका है? मुझे तो यही लगता है, क्योंकि आपको मैं सत्यता बताता हूँ, गुजराती भी कब्जा कर चुके हैं और उन्होंने गुजरात के बिजनेस को प्रमोट किया। जो गुजराती हैं, उन्होंने उनको प्रमोट किया। वहां के लोग आज, यहाँ के लोग भाग के कहाँ जा रहे हैं? गुजराती सूरत। जब आप इनको प्रमोट किए होते, जहाँ के आप, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, इनको प्रमोट किए होते तो काशी का गौरव भी जाता ऊपर और बनारसी साड़ी यहाँ कर काफी फेमस होती। लेकिन आज बताइए, आपने काशी धाम बनाया, विश्वनाथ मंदिर बॉडी रोड बनाया, वहां पर कौन पंडित है? हमारे बनारस के ब्राह्मण बेचारे दर दर के ठोकरे खा रहे। आप लेके आए ब्राह्मण गुजरात से। ये बताइए किस स्तर की राजनीति है। मुझे नहीं लगता है कि बनारस काशी वासियों को उन्होंने कुछ लाभ दिया हो। क्या आने वाले दौर में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, उनको फिर से सत्ता में आना चाहिए? मुझे तो लगता है कि जिस हिसाब से उनका ग्राफ गिर रहा है, सत्ता में आने के वो नहीं पात्र हैं। इनसे बेटर समाज में बहुत सारे लीडर, और मैं आए दिन देख रहा हूँ, अभी बिहार के इलेक्शन में प्रशांत किशोर जी ने बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, किसी की भी सरकार आए, जो व्यक्ति जमीन पे मेहनत करेगा और शो जनता है, अपनी स्वार्थ की सेवा करेंगे, उसकी मेहनत करेंगे, वही हक पाने वाला है। और उनका ग्राफ गिरेगा और मुझे लगता है 2029 में उनकी केंद्र की सरकार चली जाएगी इस बार। केंद्रीय सरकार चली जाएगी। ठीक है, हम बात कर रहे थे मोहम्मद तैयब साहब से, और इस तरह से आपने प्रधानमंत्री की रिपोर्ट कार्ड में महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा और देश की सुरक्षा को लेकर आपने बड़ी बाकी सारी बातों को रखा है। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज चैनल पर नए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके आप भी अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं कि आप महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा को लेकर आप अपने रिपोर्ट कार्ड में कितना नंबर देते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में।